नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना इंडिया फौज देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। सीएम धामी आज हैदराबाद से दिल्ली आ रहे हैं। 3 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज हैदराबाद से दिल्ली आ रहे हैं। 3 बजे उत्तराखंड सदन दिल्ली में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कॉमन सिविल कोड को लेकर आज कमेटी की बैठक है जिसमें हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 2 दिन से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल रही थी और जिसके चलते पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 2 और 3 तारीख को यह बैठक हुई और आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उत्तराखंड सदन में पहुंचेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे हैदराबाद से, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, और जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हैदराबाद से जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जिस तरीके से उनका जो 3 दिवस का जो दौरा था हैदराबाद में, तो आज वो जो है अपनी बैठक को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर जो आज कमेटी बैठक है उसमें जो पहले चर्चा बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद में जो बैठक के बाद में जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी जो है मुलाकात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 3 बजे आज वो उत्तराखंड जो सदन है उसमें वहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे पहले मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ वो और भी किसी चीज को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज वो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक भी कर सकते हैं सिविल कोड को लेकर, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आज जो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे 3 बजे, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बजे जो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, वहां पर जो सिविल कोड को लेकर भी बैठक की जाएगी। तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ में बैठक करेंगे। बैठक के बाद में कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे तमाम वो। उसके बाद में जो वहां से मुलाकात करने के बाद जिस तरीके की जो मुलाकात होगी, तो उसके बाद में वो तुरंत जो है दिल्ली से रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए। वहां भी जाके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे भी मुलाकात की जाएगी। जिस तरीके से वो 3 दिन का जो हैदराबाद जो दौरा था उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे और सिविल कोड को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मशहूर गोयल स्वीट्स के ऑनर से फोन पर रंगदारी मांगी गई है। गोयल स्वीट्स के ऑनर से मांगी गई 20 लाख रुपए की रंगदारी। हरिद्वार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यापारी को मिली जान से मारने की धमकी। मशहूर गोयल स्वीट्स के ऑनर से फोन पर मांगी रंगदारी, और रंगदारी भी छोटी मोटी नहीं। गोयल स्वीट्स के ऑनर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। आर्यनगर चौक पर गोयल मिष्ठान भंडार है और उसी के ऑनर से मांगी गई है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्यापारी को मिली है जान से मारने की धमकी। मशहूर गोयल स्वीट्स के ऑनर को फोन पर रंगदारी मांगी गई। 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कहा गया कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो जान से मार दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, गोयल स्वीट्स के ऑनर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, कल शाम का मामला है जब गोयल स्वीट्स के जो मालिक हैं प्रणव, उनके द्वारा जलापुर कोतवाली में ये मामला अपना दर्ज कराया गया कि उनको एक उनके बाकायदा उन्होंने नंबर भी एक वहां पर लिखवाया है, जिसके माध्यम
से उनको फोन आया है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए उनको रैंसम मनी दें। तो इस तरह की धमकी उनको मिली है, एक कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बिल्कुल यहाँ पर चिंता का विषय है। और जो पूरा जो अगर हम जालापुर जो व्यापार मंडल कहें वो पूरा चिंता में है कि इस तरह की जो घटना है काफी यहाँ पर देखने को मिली है कि बहुत कई सालों बाद इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है। तो कह सकते हैं कि व्यापारी भी जहां यहाँ पर चिंता में है, तो पुलिस के माथे पे भी यहाँ पर इस समय चिंता के वह है कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए। हालांकि पुलिस ने आखिर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, किस तरह से जांच कर रही है? पुलिस ने मामला दर्ज करके टीम गठित कर दी है और जो फोन है उसको सर्विलांस लगाया गया है कि वो नंबर किसका है और किस जगह से वो फोन किया गया है। हालांकि बिल्कुल ये संभावना पुलिस के माध्यम से भी ये बताई जा रही है कि जो फोन है वो उसको ट्रेस करना, क्योंकि फोन आज की तारीख में बिल्कुल एक ऐसा है कि जिसको आराम से ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन कुछ सोच के उन्होंने नंबर से कॉल किया है। तो हो सकता है कि वो किसी फेक आईडी पर लिया गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस अपने यहाँ पर जांच कल रात से ही शुरू कर दी है। टीम बाकायदा यहाँ पर गठित कर दी गई है, साइबर सेल भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि उस नंबर पे जो भी कॉल आती है या जहाँ उसमें कोई मूवमेंट होता है तो बिल्कुल उसको वहीं उसको पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल। अब ऐसे में व्यापारी की तरफ से क्या बताया गया कि आखिर रंगदारी मांगने वाले कौन हो सकते हैं? किसी पर कोई शक या कोई अंदेशा इस तरह का? देखिए, अगर आप शक की बात करें तो और उनके द्वारा अभी कोई शक किसी व्यक्ति विशेष या किसी गिरोह विशेष पर नहीं किया गया है। हालांकि वो काफी चिंता में बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दिए, क्योंकि नौजवान वो व्यापारी है और उन पर इस तरह की जो धमकी वाला जो फोन आया है, कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को इस समय वो चिंता में है कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो क्या उनके साथ हो सकता है। तो हालांकि पुलिस ने बिल्कुल उनको यह आश्वस्त किया है कि वो इस बारे में चिंता ना करें, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के मामले का खुलासा करेगी। जी शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जब से सूबे में मानसून ने दस्तक दी है तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। साथ ही मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क भी बाधित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं देहरादून राजपुर रोड पर भारी बारिश के बीच एक पेड़ सीधे 2 कारों के ऊपर आ गिरा, जिससे कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि राजपुर रोड पर लंबा जाम लग गया है। मौसम का मिजाज बदला और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून में बदले हुए मौसम के मिजाज को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक कार पर अचानक से ये पेड़ आकर गिर गया, जिसके बाद कार सवार लोगों को हल्की सी चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और कार के ऊपर गिरे हुए इस पेड़ को हटाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अचानक से पेड़ आकर कार पर गिरा। कार में सवार लोगों की मामूली सी चोटें आई हैं। और जब से मॉनसून ने दस्तक दी है उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। संभावना मौसम विभाग ने यह जताई है कि आज भी प्रदेश में बारिश होगी। साथ ही कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अभय, मौसम ने करवट ली तो उसके बाद राहत के साथ आफत भी आ गई है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए अगले 3 से 4 दिन बड़े भारी गुजरने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम का यहाँ पर मौसम अपनी करवट बदल चुका है, जिस प्रकार से रुक रुक कर लगातार बारिशें हो रही है, कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया है। तो उसमें कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के लिए जगह जगह यानी विभिन्न जनपदों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर संभावनाएं जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, SDRF, NDRF, इनको सबको अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आप अगर अगले 48 घंटे की बात करते हैं तो अगले 48 घंटे देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, इन जनपदों के लिए भारी रहने वाले हैं। यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है और इसके परिणाम पिछले दिनों जो बारिश यहाँ पर हुई थी, यानी पिछले 48 घंटे में जिस प्रकार से देहरादून में बारिश हुई है विभिन्न अलग अलग जगहों पर, उसमें ये कह सकते हैं कि मात्रा 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश कई कई क्षेत्रों में देखने को यहाँ पर मिली। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो सावधानी बरतने के लिए कहा, उस पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पर नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा सतर्क बरतने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि ताकि लोगों को समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि भारी बारिश में जितनी नदियाँ हैं या जो खाले हैं, गदेरे हैं, वो ज़्यादा उफान पर यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो नदियों किनारे पर रहते हैं उन लोगों के लिए खतरा ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। तो उनको समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है और जिला प्रशासन उन दिशाओं में अपने काम भी यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम 4-5 तारीख 6 से 7 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान भी उत्तराखंड के जो ज्यादातर जो जनपद हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई। तो कह सकते हैं बिल्कुल। अबे ऐसे में एक सवाल ये भी है कि एक चलती हुई कार पर अचानक से पेड़ गिरा, उसमें सवार लोगों को चोटें भी आई हैं। इसको लेकर किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल, ये घटना देहरादून की है, जहां पर चलती कार के ऊपर पेड़ यहां पर गिर गया। ये वो रोड है जो राजधानी देहरादून की स्थान कही जाती है। राजपुर रोड का जो पॉस्ट इलाका जो आता है, वहां पर चलती कार के ऊपर पेड़ यहां पर गिरा। उस पेड़ की चपेट पर लगभग ये कह सकते हैं कि आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर आई है और उन सभी गाड़ियों में कह सकते हैं कि जो लोग सवार थे उनके हताहत होने की सूचना यहाँ पर मिली है। गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान वहाँ पर पहुँचा है। SDRF पुलिस की तरफ से वहाँ लगातार जो बचाव काम थे उनको वहाँ पर किया जा रहा है। पेड़ को सड़क से हटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड के और जनपदों में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चमोली में बोल्डर गिरने से एक जोल्टो कार थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वहाँ पर होगी। उसमें जो सवार जो दंपति थे, 2 लोगों की मौत वहाँ पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से केदारनाथ रास्ते पर भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पर सुनने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय मानसून की जो बारिश है ये आफत की बारिश बनकर उभर रही है। जनजीवन जो है वो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। लोग खासे परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सरकार के जितने भी दावे हैं वो दावों पर कह सकते हैं कि उन सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम को लेकर पहले से ही सजग रहने के लिए कहा गया था, प्रशासनों को त्वरित गति से कह सकते हैं कि जो रिस्पांस टाइम था उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए यहाँ पर कहा गया था, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए कह सकते हैं कि आने वाले 72 से जो 96 जो घंटे होंगे बड़े भारी गुजर सकते हैं। ऐसे में लोगों को और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पर उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जी शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर को चमोली से जोड़ने वाली शंभू नदी पर बनी झील का खतरा अब कम होने लगा है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिंह की माने तो नदी पर से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। वहां अब प्रशासन की तरफ से पोकलेन मशीन लगा दी गई है, जैसे से पानी की निकासी का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर के अंतिम गांव कुवारी की तलहटी पर शंभू नदी में मलबा आने से झील बन गई थी, जैसे से चमोली जनपद के थराली क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। झील में 6500 क्यूसेक से अधिक पानी जमा हो गया था। इस मॉनसून सीजन में एक बार फिर से बड़ा खतरा बनने जा रहा था। हाँ, उसमें जो शंभू नदी पे लेक बन गई थी, वहाँ पर पोकलैंड मशीन लगा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कुछ धनराशि की मांग की गई है, वो हम जारी कर देंगे।
हाँ, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में भी एक अपनी आख्या में इंगित किया है कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए भी कार्य किए जाएं। तो ये अभी हो जाता है, उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का भी हम DPR बनवाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि गैरसैंण पर जो जरूरी है उसे सरकार कर रही है। फिलहाल 100 दिन के कामकाज में सरकार ने चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालित किया है और यह बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र के आधार पर वह काम कर रही है। जो जनहित से जुड़े हुए काम हैं उन्हें प्राथमिकता पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और वह इस तरीके के दूसरे मुद्दों पर राजनीति कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कुछ भी गायब नहीं है। सरकार की प्राथमिकताओं में गैरसैंण है और सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। इसलिए देखो, विपक्ष को मुझे लगता है कि भाई कोई इश्यूलेस विपक्ष है, कोई उन पे इश्यू नहीं है। अगर हम 100 दिन की बात करें तो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर जो भी हमारी प्राथमिकता में जो कार्य करने थे उन सभी कार्यों को किया है। अभी हमने चारधाम की यात्रा, ये जो हमारी प्रमुखता थी इन 100 दिनों के अंदर, एक सफलता के साथ मैं कह सकता हूँ कि चारधाम यात्रा का संचालन हुआ है। अभी बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया है तो आपदा से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए सरकार ने बहुत ही, एक मैं कहता हूँ कि सहनशीलता के साथ और साथ ही साथ जो है कि बहुत कड़ाई से अधिकारियों को इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया कि विपक्ष एकदम मुद्दा विहीन हो गया है, जबकि सरकार तो संकल्प पत्र के आधार पर ही काम कर रही है। अभय, बिल्कुल, उत्तराखंड में धामी सरकार 100 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में 100 दिन के इस कार्यकाल पर विपक्ष ने जहां कई तरह के सवाल खड़े किए, वहीं विपक्ष के इन सवालों के जवाब में बीजेपी की तरफ से जो पलटवार किए गए उसमें विपक्ष को मुद्दा विहीन यहाँ पर करा दिया गया। और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को जिस प्रकार से मुद्दे यहाँ पर उठाने चाहिए थे उन मुद्दों को उस प्रकार से ना उठाने का खामियाजा इस समय विपक्ष को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार उनको आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार यहाँ पर किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है सुरेश जोशी, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से धामी सरकार अपने 100 दिन का कार्यकाल यहाँ पर पूरा कर चुकी है तो उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो 100 दिन का कार्यकाल आगामी 5 साल का वो रोड मैप है। जिन विकास के ग्रामों पर, जिन विकास की लाइनों पर सरकार को चलना है, उसमें सरकार ने जो दृष्टिपथ का जो अभय, क्या ऐसे में ये नहीं लगता है कि सरकार सिर्फ इतना कह देने से कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, सारी बातों से, सारे आरोपों से पल्ला झाड़ देती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष का तो काम ही इस समय विपक्ष के आरोपों को झुठलाने का यहाँ पर बचा है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से लगातार हर योजनाओं को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए गए, तो ऐसे में बीजेपी अपनी उस रणनीति पर चल रही है जिससे पार्टी और संगठन अपनी सरकार का बचाव यहाँ पर कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के आरोपों को यहाँ पर झुठलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष को बताने का काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अपनी सरकार में इस समय कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ पर वो खतरा मोल नहीं लेना चाहता, जोखिम मोल नहीं लेना चाहता, जिसका ये कह सकते हैं कि दुर्गम परिणाम पार्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार जो विपक्ष के जो आरोपों को झुठलाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये भी देखा जा सकता है कि एक तरफ तो सरकार देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है और दूसरी तरफ एक ही बारिश से देहरादून पानी पानी हो जाता है। जी बिल्कुल, ये जो हकीकतें हैं ये धरातली हकीकत है जिनसे निपटना सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार के लिए बड़ा चुनौती भरा है। यहाँ पर कहा जा सकता है सरकार के पास संसाधन सीमित है और सरकार उन सीमित संसाधनों में जो बेहतर तरीके से काम हो सकता है उन कामों को करने में यहाँ पर जुटती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से हालात उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में तो ये कहा जा सकता है कि जो मानसून का जो सीजन होता है हमेशा आपदा दौर का यहाँ कहा जा सकता है, तो ऐसे में वो शहर का जलमग्न हो जाना,
नदी नालों का यहाँ पे विस्तृत हो जाना और जिस प्रकार से बिल्कुल, बिल्कुल। सड़कें बंद हो रही है, वो ये कह सकते हैं सरकार के लिए चुनौती है। देखना यही होगा कि इन चुनौतियों से कैसे सरकार निपट पाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कर्णप्रयाग में बीते 25 जून को मंदिर में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी ने बताया कि मंदिर में समिति देवधुरा महामृत्युंजय के अज्ञात व्यक्तियों पर मंदिर के कीमती सामान और आभूषण चुराने की तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।